तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। जब आप लोगों को बताए थे अटैकिंग रिएजेंट दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोले थे इलेक्ट्रोफाइल और एक को बोले थे न्यूक्लियोफाइल। तो कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा कौन न्यूक्लियोफाइल होगा उसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था। आज हम लोग जीओसी के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करने चलते हैं और ये होता है बॉन्ड फिशन के बारे में। सुनो ना, ये बॉन्ड फिशन क्या होता है और बॉन्ड फिशन का क्या महत्व है, दोनों चीज पर बात करते हैं। आखिर बॉन्ड फिशन हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, महत्व में वही चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो टॉपिक है क्या चीज, तो वो टॉपिक का नाम है बॉन्ड फिशन। ध्यान दें, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है मीथेन, और मीथेन को हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं क्लोरीन के साथ। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है, और इस CH4 को हम लोग एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। ध्यान दो, कोई भी रिएक्शन क्यों होता है, कहीं भी बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहां पर हर एटम, जो दोनों मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल में हर एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। आखिर ये लोग रिएक्शन क्यों करें, जब पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या जरूरत है कोई रिएक्शन करने का। तो इन दोनों ने कहा कि नहीं, हम लोग आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। इन दोनों को मिलाने के बावजूद भी यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, फाइन। लेकिन अब क्या हुआ है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये इस मीथेन को कहा गया है इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कीजिए। मीथेन ने कहा कि भाई मेरे बॉन्ड तो सारे के सारे हैं, ऑक्टेट मेरा पूरा है, हम क्यों रिएक्शन करें। क्लोरीन ने भी ऐसा ही जवाब दिया कि आई एम नॉट रेडी टू रिएक्ट, फाइन। हम लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को सबक सिखाने वाला कोई अरेंजमेंट इनको प्रोवाइड करवाते हैं। हमने यहां पर या तो हीट कर दिया या सनलाइट इन दोनों के मिक्सचर में हमने पास होने दिया, या तो हीट कर दिए हैं या सनलाइट हमने प्रोवाइड करवा दिया। जानते हो बेटा होगा क्या, हीट का प्रभाव से कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा। हीट करेंगे या सनलाइट देंगे, किसी भी फॉर्म में एनर्जी देंगे, तो वह एनर्जी क्या करता है, रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं वो एनर्जी करता क्या है, तो वो एनर्जी पहले से बने हुए बॉन्डों को तोड़ता है। मान लो ये जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाया है, इस एनर्जी के इफेक्ट में आकर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और एक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटा। माने बॉन्ड टूटने के बाद इधर जो चीज जैसा दिखने लगा, ये दिखने लगा ये और एक हाइड्रोजन, और साथ में दूसरा चीज क्या चीज, Cl और ये Cl। अब अगर इस स्पीसीज से पूछा जाए या उस कार्बन से पूछा जाए कि भाई कार्बन क्या अब क्या विचार है, अब किसी के साथ रिएक्शन करोगे कि नहीं करोगे, तो आपको क्या लगता है, वो कार्बन अभी भी रिएक्शन करने से मना करेगा कि रिएक्शन करने को तैयार हो जाएगा। सोच के बताओ। अरे बेटा अब तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो तो डेफिनेटली ऑक्टेट कंप्लीट करने को, रिएक्शन करने को तैयार हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज, इस चीज से अभी जितना चीज समझाए हैं उससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कहीं भी किसी भी रिएक्शन का जो शुरुआत होता है, कहीं भी किसी भी रिएक्शन का जो शुरुआत होता है वो होता है उस रिएक्शन में भाग लेने वाले मॉलिक्यूलों के पहले से बने हुए बॉन्डों के टूटने से। पहले से बना हुआ बॉन्ड टूटेगा तो ही नए बॉन्ड बनेंगे, और यही बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना तो रिएक्शन कहलाता है। तो एक चीज समझ में आ गया कि रिएक्शन का इनिशिएशन जो होता है, रिएक्शन का शुरुआत जो होता है वो होता है क्या चीज से, बॉन्ड फिजन से। तो बॉन्ड फिजन कितने तरह का होगा उस आधार पर रिएक्शन के भी वैरायटी अलग अलग हुआ करेंगे। इसीलिए यहां पर हम लोग जीओसी में बॉन्ड फिजन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। जानते हो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होते हैं वह दो तरह के बॉन्ड फिजन से हुआ करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें बॉन्ड
फिजन वाला जो काम होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और एक को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, बॉन्ड का टूटना रिएक्शन के लिए जरूरी पहला स्टेप है और ये बॉन्ड टूटना दो तरह का हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो अभी हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो अभी हम चर्चा करने चल रहे हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में। देखना बेटा, हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में। सुनो, वैसा बॉन्ड फिशन, वैसा बॉन्डों के टूटने का प्रक्रिया, वैसा बॉन्ड फिशन जिसमें बॉन्ड पेयर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन इन विच देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। जैसे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, सॉरी, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन बोलते हैं। अरे बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन जैसे मान लो ए था और ये बी था, इनके बीच में ये बॉन्ड पेयर था। इस बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन ए को बिलोंग करता था और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी को बिलोंग करता था। अब बॉन्ड टूटते समय क्या हो, बॉन्ड टूटते समय क्या हो कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हट जाए और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हट जाए। अरे बेटा, अगर कोई एटम सिर्फ अपना ही इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हटे तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर आप दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो आप पर निगेटिव, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे प्लस। लेकिन किसी बॉन्ड में सिर्फ अपना ही इलेक्ट्रॉन लेकर अगर आप अलग हट रहे हैं तो आप पर कोई चार्ज। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन का खासियत ये है कि यहां पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, यह ए और यह बी बन जाता है। तो जानते हो बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इन प्रोडक्टों को हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के प्रोडक्ट होते हैं, इनको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, इनको हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से पुकारते हैं। तो वैसे रिएक्शंस जिनका शुरुआत होमोलिटिक तरीके से बॉन्डों के टूटने से हो, उनको हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाला रिएक्शन बोल देते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन का इनिशिएशन होमोलिटिकली बॉन्ड के टूटने से हो रहा है तो फिर उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए उनको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक सब बात समझ गए। सुनना बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन का कुछ खासियत बोलते जाते हैं। सुनो, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में बॉन्डों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं वह या तो हीट के रूप में, या तो लाइट के रूप में, या तो साउंड के रूप में देते हैं। साउंड से भी बॉन्ड टूटता है, लेकिन ये यूज नहीं करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग हीट या लाइट ही यूज करते हैं। तो होमोलिटिक तरीके से अगर बॉन्ड तोड़ना हो तो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए देते हैं हम लोग, वो किस रूप में देते हैं, या तो हीट, या तो लाइट, या तो साउंड। सुनना, आप लोग बायो में पढ़ते होंगे बहुत सारे रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में होता है। लाइट के प्रेजेंस में होने वाले रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शंस लाइट के मौजूदगी में होता है उनको क्या बोला करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और सुनो ना, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाले रिएक्शंस होंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शंस फ्री, क्यों? क्योंकि लाइट देकर बॉन्ड तोड़ेंगे तो होमोलिटिक तरीके से टूट जाएगा। ठीक है जी। दूसरा बात क्या कहना है वो सुनना, दूसरा चीज क्या कहना है वो सुनना। अगर हमको होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवाना है, अगर अपने को होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवाना है तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए कैटलिस्ट के तरह काम करता है पर ऑक्साइड। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवाना हो तो उसमें कैटलिस्ट के तरह काम करता है कौन सा चीज, पर ऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अरे बेटा, पर ऑक्साइड कहते किसको है, यह पर ऑक्साइड होता क्या चीज है? तो पर ऑक्साइड होता है कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगातार बॉन्डिंग हो। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगातार बॉन्डिंग हो, उनको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, उनको हम लोग पर ऑक्साइड के नाम से पुकारते हैं।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लगातार बॉन्ड हो, अभी इस वैलेंसी से या इस वैलेंसी से जो भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरोक्साइड बोल सकते हैं। फाइन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में कैटलिस्ट अगर करवाना है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन अगर तेज करवाना है तो कैटलिस्ट के लिए क्या यूज कर लिया करेंगे, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो। ठीक है, सुनो, एक टर्म होता है जिसको स्कैवेंजर बोलते हैं, एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर समझते हो क्या होता है? हाँ ना, जल्दी बोलना। स्कैवेंजर बोलते हैं हम लोग वैसे स्पीसीज जो डेड बॉडीज को खाकर जिंदा रहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो मुर्दाखोर, उसको स्कैवेंजर बोलते हैं। स्कैवेंजर बोलते हैं मुर्दाखोर को। ठीक है, बहुत सारा चीज हो सकता है, ईगल है, वल्चर है, गिद्ध, चील, ये सब स्कैवेंजर में आते हैं। हाँ, रेडिकल स्कैवेंजर बोला जाता है क्विनोन को। एक मॉलिक्यूल होता है, देखना, ये मॉलिक्यूल का नाम है क्विनोन। ये मॉलिक्यूल का नाम क्या चीज है, क्विनोन। और क्विनोन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, रेडिकल स्कैवेंजर। जानते हो बेटा, यह जो स्पीसीज होता है ना, यह फ्री रेडिकल, ध्यान से सुनना, यह जो स्पीसीज होता है ना, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, यह फ्री रेडिकल के प्रति बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो स्पीसीज होता है फ्री रेडिकल के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका यूज कब करते हैं, अगर मान लो हम लोगों को कहीं श्योर करना हो, हम लोगों को पुख्ता करना हो कि फ्री रेडिकल तरीके से रिएक्शन नहीं होने देना है, फ्री रेडिकल तरीके से रिएक्शन को रोकना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, क्विनोन मिला देते हैं। क्विनोन करता क्या है कि अगर गलती से कहीं होमोलिटिक फिशन होकर फ्री रेडिकल बना और वो फ्री रेडिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाए, उसके पहले ये उसको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो इसका भी अपना यूज है। अगर किसी रिएक्शन में डैश के ऊपर में क्विनोन दिया हुआ है तो एक चीज तो पक्का हो गया कि अब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका भी अपना यूज है। ठीक है, हमने होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में अभी तक क्या क्या बताया कि अगर बॉन्ड पेयर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और इस तरह से अगर कोई रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो फिर उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं वो हीट या लाइट के रूप में देते हैं या साउंड का भी यूज करते हैं। और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में काम करता है कौन, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और एक दूसरा पॉइंट बताए थे कि क्विनोन जो होता है ये फ्री रेडिकल के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ही ये काम करता है क्या चीज के जैसा, रेडिकल स्कैवेंजर के जैसा काम करता है। ठीक है, अब सुनना, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे कैटलिस्ट की जगह तो काम करेगा। ठीक है, सुनो, हम जिस सवाल का आपसे उम्मीद कर रहे थे वो सवाल ये है कि सर पर ऑक्साइड आखिर होमोलिटिक फिशन में कैटलिस्ट के तरह काम कैसे कर लेता है, माने ये डाल देने से इसमें आखिर क्या ऐसा अजीब चीज होने लगता है। ठीक है, हम इसका जवाब देते चल रहे हैं, सभी लोग सुनते चलेंगे। ठीक है, सुनना, माने हम लोग अभी जिस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने चल रहे हैं वो क्वेश्चन समझ गए थे सभी लोग, क्या चीज कि आखिर इस होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए पर ऑक्साइड कैटलिस्ट के तरह फंक्शन कैसे कर लेता है। ठीक है, सुनते रहिएगा। जानते हो बेटा, अगर हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हो, कैसा मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब एक ही तरह के एटमों से बनने वाला मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक F2Cl2 Br2 I2 H2 O2 N2, इस तरह का। तो देखो, ये मान लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये मान लो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ये ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है।
ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है, ये आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है। फ्लोरीन फ्लोरीन के पहले मान लो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन ही ना, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के पहले कौन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अरे बेटा एक एक मेंबर इनके नीचे भी लिख लो, कार्बन के नीचे कौन हो जाएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस फास्फोरस, ये सिंगल बॉन्ड, तीनों वैलेंसी होगा, एक ज्यादा बना दिए अब चलेगा लोन पे, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर सल्फर, ठीक है। ये पूरे डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनते चलना, बहुत सा चीज इसमें जो अभी डिस्कस करेंगे उसमें काम का चीज आपको मिलेगा। सुनो बेटा, अगर हम आपसे पूछें कि इन लोगों में किसका बॉन्ड मजबूत होगा और किसका बॉन्ड कमजोर होगा, हम आपसे बात करें बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है। जानते हो बॉन्ड एनर्जी जो टर्म होता है वह डिफाइन किया गया है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़े, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है क्या चीज पर, बॉन्ड लेंथ पर। ऑब्वियस है कि अगर दो एटमों के बीच बना बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो जल्दी टूट जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो जानते हो बेटा, अगर बॉन्ड लेंथ के आधार पर हम लोग हैलोजन फैमिली में बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करने लगे, बॉन्ड लेंथ के आधार पर अगर हम लोग हैलोजन फैमिली में पता करने लगे कि किसका बॉन्ड मजबूत है और किसका बॉन्ड कमजोर है, तो क्या हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे बताओ। बेटा यहाँ पर ये बॉन्ड छोटे छोटे एटमों के बीच बना बॉन्ड छोटा होगा, अगर कहीं पर छोटा छोटा एटम बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है और कहीं बड़ा बड़ा एटम बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, तो बड़े बड़े एटमों के बीच का बॉन्ड लेंथ भी क्या हुआ करेगा, ज्यादा, छोटे छोटे एटमों के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हुआ करेगा, कम। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, यहाँ नतीजतन सबसे कमजोर बॉन्ड होना चाहिए किसको, आयोडीन को। सबसे मजबूत बॉन्ड होना चाहिए किसको, फ्लोरीन वाले को। सबसे मजबूत बॉन्ड किसको होना चाहिए, फ्लोरीन फ्लोरीन को। जबकि ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो अभी निष्कर्ष निकाले थे उसमें पार्शियली हम लोग सही हैं, सबसे कमजोर सही में ये होता है, लेकिन सबसे मजबूत फ्लोरीन फ्लोरीन वाला बॉन्ड नहीं होता है। सर काहे अभी ना आप बताए बॉन्ड लेंथ वाला, तो बॉन्ड लेंथ वाला मामला क्या गलत है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जानते हो बेटा बात क्या है, यहाँ पर बात सही है कि बॉन्ड लेंथ छोटा है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो माजरा है यहाँ, जो यहाँ पर असल बात है वो ये है कि इन दोनों फ्लोरीन के पास एक नहीं दो नहीं तीन लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है, और दोनों एटम एक दूसरे के बहुत नजदीक भी आ गए हैं। बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण दोनों एटम एक दूसरे के क्या आ गए हैं, बहुत क्लोज इनफ आ गए हैं। तो क्लोज इनफ आ जाने के कारण दोनों एटम पर मौजूद लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अरे बेटा ये दोनों एक दूसरे को जो अब रिपेल कर रहे होंगे तो इस बॉन्ड पर नेचुरल है क्या होगा, तोड़ने वाला एक दबाव डेवलप होगा, और तोड़ने वाला जो दबाव डेवलप हो रहा है वही इस बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। जानते हो बेटा फ्लोरीन के केस में यह रिपल्सन इतना डोमिनेटिंग, ध्यान से सुनना ये लाइन याद रखना जो बोल रहे हैं, फ्लोरीन के केस में यह बॉन्ड तोड़ने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है ये इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी न सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन से कम होता है बल्कि इसका बॉन्ड एनर्जी यहां होता है। माने हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होता है, तो उसके बाद याद
जाएगा ये सीक्वेंस? पक्का पक्का पक्का। अच्छा सुनो, अभी हम जैसे बताए हैं, याद रह जाएगा नहीं ये चीज, बॉन्ड एनर्जी हैलोजन वाला याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन इस पर बड़ा टेढ़ा है, ये याद नहीं रहता है, याद रखिएगा इसको। सुनो ना बेटा, अगर हम आपसे पूछे, क्या पूछे कि ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मजबूत होगा कि सल्फर सल्फर बॉन्ड मजबूत होगा, तो क्या बोलोगे? पक्का? अरे यहाँ 3 नहीं, कम से कम 2 लोन पेयर का रिपल्सन तो यहाँ भी है ना। यह बॉन्ड कमजोर, ये बॉन्ड मजबूत है, और क्यों ऐसा है ये बात समझ में आ गया है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मजबूत कि सल्फर सल्फर बॉन्ड मजबूत? ठीक है, हमको जिस चीज का जवाब ढूंढना है वो यहीं से आ जाएगा, लेकिन चर्चा हम पूरा कर देते हैं। सुनो, ऑक्सीजन फैमिली हो गया। अरे बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में क्या लगता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड मजबूत कि फास्फोरस फास्फोरस? एकदम याद रखना, ये फैमिली में लोग दे दिया जाए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड मजबूत कि फास्फोरस फास्फोरस, 90% लोग नाइट्रोजन को टिक कर देंगे, उनको लगते रहता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड तो बहुत मजबूत है। नहीं, यहां भी ये कम से कम एक एक लोन पेयर तो है ना, तो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू देखोगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है थोड़ा कमजोर होता है, किसके तुलना में? फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी के तुलना में। पक्का पक्का पक्का। अब मान लो अगर हम पूछें किससे, नामों भूल गए हैं, छोड़ो, दीक्षा से। अरे बेटा दीक्षा, ये बोल, इन दोनों में कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन में बॉन्ड ज्यादा किसका होगा? दीक्षा का कहना है सिलिकॉन सिलिकॉन का। बोलिए मृदुला। कार्बन का। तू बोल। कार्बन का। तो कहा है, तुम डांस कहा कर रही हो? तू बोल। कार्बन कहा है वो? कार्बन आइडल सबसे ज्यादा कार्बन मजबूत होता है। गजब गजब बात करते हैं। कार्बन तू बोल। कार्बन तो कहा है वो? अरे बेटा देखो, कुछ बोलने लगता, कैटिनेशन शब्द हम अभी तक समझाने में नाम लिए हैं को बात। बहुत जोर जोर से बोल गया है। देखो, यहां पर बॉन्ड लेंथ छोटा था, बॉन्ड मजबूत होना चाहिए था, लेकिन कमजोर हो जा रहा था। क्या चीज के कारण? लोन पेयर रिपल्सन के कारण। यहां पर क्या लोन पेयर रिपल्सन है? तो इस फैमिली में यहां पर लोन पेयर रिपल्सन नहीं होने के कारण अब जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा है वो, तो ये बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस है। अरे बेटा, इस पूरे डिस्कशन में हम लोगों ने एक चीज देखा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसी को ना पर ऑक्साइड बोला करते हैं। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो थोड़ा कमजोर हुआ करेगा, उसका बॉन्ड एनर्जी कम हुआ करेगा। ये बात सभी लोग समझ गए हैं। अब देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या हुआ करेगा? कमजोर। क्यों कमजोर? क्योंकि लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। आइए, जैसे देखिए क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए एक बर्तन में ए बी कोई मॉलिक्यूल था, और ये बॉन्ड इतना मजबूत था कि सिर्फ सनलाइट के फोटोन से टूटने को तैयार नहीं था। ये इतना मजबूत था कि विजुअल रीजन में जो सनलाइट एनर्जी दे रहा था उससे ये टूट नहीं रहा था। ठीक है, अब इसमें हमने कोई पर ऑक्साइड डाल दिया। इसमें हमने क्या डाल दिया? पर ऑक्साइड। अरे बेटा, इसमें अगर हमने कोई पर ऑक्साइड डाल दिया ROOR, तो वो सनलाइट इस पर भी आकर पड़ेगा, सनलाइट इस पर भी आकर पड़ेगा, और सनलाइट के एनर्जी से ये तो टूट जाएगा, क्योंकि ये तो कमजोर बॉन्ड है। कमजोर बॉन्ड है तो टूट कर ये क्या बन जाएगा? RO फ्री रेडिकल। अच्छा, ये जो सनलाइट वाला फोटोन का एनर्जी है ये कहां गया होगा? अरे बेटा, ये एनर्जी तो इन्हीं दोनों बनने वाले फ्री रेडिकल के अंदर में जमा होगा ना। ये थोड़ा बहुत इसके अंदर में, थोड़ा बहुत इसके अंदर में जमा होगा। अब ये भी फ्री रेडिकल इसी बर्तन के अंदर में है, तो ये जाकर इनके साथ कोलाइड ही करेगा। ये RO फ्री रेडिकल जो होगा ये जाकर इनके साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। वो कोलाइड करेगा तो थोड़ा बहुत एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
और कोलिजन के समय ही सनलाइट का भी फोटोन अगर आकर टकरा जाए तो जो बॉन्ड अकेले सनलाइट से नहीं टूट रहा था अब इनके मौजूदगी में क्या हो जाएगा, टूटना नहीं शुरू हो जाएगा। तो जो बॉन्ड सिंपल सनलाइट में न टूट रहा हो उसमें अगर हम लोग कोई पर ऑक्साइड मिलाकर उसको सनलाइट के मौजूदगी में डाल दें तो फिर उसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होने लगता है। यही कारण है कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए पर ऑक्साइड जो होता है वो काम करता है किसके जैसा, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। इतना बात समझ गए। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में। अरे बेटा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो हेट्रोलिसिस के बारे में, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में बात करने चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग भी लगा सकते हैं। अगर कहीं बॉन्ड पेयर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर कहीं बॉन्ड पेयर का क्या हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कहीं पर एक बॉन्ड बना हुआ है दो एटमों के बीच में और यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन माने कोई एक एटम होगा जो बॉन्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कोई दूसरा एटम होगा जिसके पास बॉन्ड पेयर में से कुछ नहीं हाथ लगेगा। अरे बेटा ये बॉन्ड पेयर का दो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बी को बिलोंग करता है, एक ए को बिलोंग करता है। बी वाला भी इलेक्ट्रॉन अगर ए ले जा रहा है तो ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक है, और बी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो सुनो ना, अगर कहीं पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हो तो यहां आयंस बना करता है, यहां क्या बना करता है, आयंस बने करते हैं। इसीलिए अगर कोई रिएक्शन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन के कारण हो रहा हो तो फिर उस मैकेनिज्म को आयनिक मैकेनिज्म नाम से पुकारने लगते हैं। फिर उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, आयनिक मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि यहां आयन बनता है। जानते हो बेटा अगर कोई कार्बन वाला स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर कोई कार्बन सेंट्रिक स्पीसीज हो, सेंटर में कार्बन हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोकेटायन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोकेटायन। पुराने समय में इसको कार्बोनियम आयन भी पुकारा जाता था। इसका एक नाम और होता है, क्या नाम हो जाता है, कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है। तो कार्बोनियम आयन भी इसी को बोलते हैं। और अगर कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो तो इसको हम लोग कार्बेनायन बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बेनायन बोल देते हैं, ठीक है। अब सुनना, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में और क्या क्या हम बोलते चलते हैं, सुनते चलना। जानते हो बेटा चाहे बॉन्ड आपको तोड़ना हो, होमोलिटिक तरीके से तोड़ना हो या हेट्रोलिटिक तरीके से तोड़ना हो, इट विल रिक्वायर एनर्जी। बॉन्ड अगर तोड़ना है तो उसमें एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है। तो होमोलिटिक तरीके से जब बॉन्ड तोड़ते थे तो एनर्जी हम लोग हीट, लाइट या साउंड के रूप में देते थे। माय डियर, हेट्रोलिटिक तरीके से अगर बॉन्ड तोड़ना हो तो एनर्जी सॉल्वेशन के द्वारा आता है। एनर्जी क्या चीज के द्वारा आता है, एनर्जी आता है सॉल्वेशन के द्वारा, सॉल्वेशन के द्वारा। अब बात यह है कि सर ये सॉल्वेशन क्या चीज है, सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन क्या होता है। तो पहले सॉल्वेशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद ही इसके आगे का चीज हम लोग चर्चा करेंगे। सुनना, अब हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो आखिर ये सॉल्वेशन क्या चीज है वो सुनो, सब लोग ध्यान देते रहना। जानते हो कहीं अगर हम लोग एक बर्तन में, बहुत ध्यान से सुनना, कहीं हम लोग एक बर्तन में पोलर सॉल्वेंट ले लें, एक बर्तन में कैसा सॉल्वेंट ले लें, पोलर सॉल्वेंट ले लें। सर पोलर सॉल्वेंट किसको बोले, अरे बेटा अगर सॉल्वेंट के एटमों के बीच, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में एटमों के बीच डाइपोल मोमेंट है या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर है तो उनको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, पोलर सॉल्वेंट। मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट हो तो पोलर सॉल्वेंट कहलाता है।
तो पोलर सॉल्वेंट के रूप में मान लो वाटर ले लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट के रूप में मान लो क्या ले लिए हैं, वाटर ले लिए हैं। तो यहां अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स भरा है, ये वाटर हमने लिया है, वाटर लिया है और अंदर में हमने आयंस डाल दिए हैं। आयन डाल दिए हैं तो केटायन एनायन दोनों आयन ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर कुछ एनायंस भी हमने डाल दिया है और कुछ केटायंस भी हमने डाल दिया है। मान ले ये यहाँ पर कुछ A माइनस केटायन है, अब एनायन है, B प्लस केटायन है। जानते हो बेटा होता क्या है, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में जब आप आयन डालेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इनको चारों तरफ से घेर लेंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उनको चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण इन पर देखो, वाटर मॉलिक्यूल में हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर हल्का सा माइनस और हाइड्रोजन पर हल्का सा प्लस। तो जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल A माइनस के नजदीक आएगा तो अपना पॉजिटिव सेंटर आगे किए हुए आएगा। माने दिस वाटर मॉलिक्यूल will approach toward A minus ion having their positive center ahead। आगे में H प्लस होगा, तो H आगे के तरफ होकर ये वाटर मॉलिक्यूल, ये H आगे के तरफ होकर ये वाटर मॉलिक्यूल, H आगे के तरफ होकर ये वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से क्या हो जाएगा। अरे बेटा इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन किस कारण से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, प्लस है माइनस है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। लेकिन जब किसी पॉजिटिव आयन को चारों तरफ से घेरना हो तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल अपने निगेटिव आयन को आगे किए हुए आएगा, और इसका निगेटिव पार्ट कौन सा है, उसका निगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन। तो केटायन को भी चारों तरफ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, बट दिस टाइम द ऑक्सीजन एटम विल बी अहेड, ऑक्सीजन एटम आगे की तरफ होगा। ठीक है, सुनो ना, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलों का सॉल्यूट के साथ अटैच होने की घटना को ही सॉल्वेशन बोलते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट के चारों तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ रहे हैं तो ये घटना क्या कहलाता है, सॉल्वेशन कहलाता है। ये घटना क्या कहलाता है, सॉल्वेशन। वाटर के केस में हाइड्रेशन बोलते हैं, जनरल सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेशन, अब वाटर के केस में इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और सुन ना बेटा, कभी भी जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नजदीक आएंगे, कभी भी जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नजदीक आएंगे तो वहां पर एनर्जी जरूर रिलीज होता है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नजदीक आते हैं तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। मेरा बात समझना, ये माइनस हाइड्रोजन एक छोटा सा ही लेकिन पॉजिटिव, तो ये प्लस और माइनस जब नजदीक आ रहा होगा तो हर अटैचमेंट के कारण क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। और ऐसा ढेर सा अटैचमेंट तो ढेर सा, तो सॉल्वेशन जहां भी होता है तो उसके कारण एनर्जी भी निकलता है, और उसी एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, सॉल्वेशन एनर्जी, या वाटर के केस में उसको हम लोग बोलने लगते हैं क्या चीज, हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा बहुत सा चीज ऐसा अनुभव में आता है, चूना लाइम को पानी में डालो, खूब गर्म हो जाता है पानी, आखिर वो पानी को गर्म करने वाला आया कहां से, एनर्जी कहां से आया, सॉल्वेशन के कारण आया है। कहां से आया है, सॉल्वेशन के कारण आया है, हाइड्रेशन के कारण आया है। ये हाइड्रेशन या सॉल्वेशन क्या चीज है, ये बात समझ में आ गया, पक्का। तो अब देखिए बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम इससे आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेशन क्या है, हाइड्रेशन क्या है, समझ गए। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के घटना को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है, सॉल्वेशन एनर्जी। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसा नहीं है, सॉल्वेशन एनर्जी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है जानते हो, एक मोल सॉल्यूट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में घोलने पर जो एनर्जी चेंज होता है वो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी। बात समझे, एक मोल सॉल्यूट को एक्सेस ऑफ
सॉल्वेंट में घोलने पर। बात वही है, एनर्जी क्यों रिलीज होता है हम उस पर चर्चा कर रहे थे, तो एग्जैक्ट डिफिनेशन भी बता देना जरूरी लगा। वो सॉल्वेशन एनर्जी का ये डिफिनेशन है। अब सुन 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 सुन, जैसे मान लो हमने फिर से यहां पर पानी लिया, हमने इस बर्तन में फिर से वाटर ले लिया है, ठीक है, और एक हमने क्या किया है, मॉलिक्यूल घोला है जिसमें दो एटमों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर है। हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया है जिसमें एटमों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या है, अंतर है। ये बी पे हल्का सा माइनस है, ए पे हल्का सा प्लस है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर होगा तो एक पर हल्का प्लस, एक पर हल्का माइनस। अब हमने इस मॉलिक्यूल को पानी में डाल दिया है, राइट। इस मॉलिक्यूल को पानी में डाल दिया है तो क्या होगा, ये ए पर हल्का सा चार्ज तो है ना, हल्का सा चार्ज होने के कारण इसका भी सॉल्वेशन होगा और इसका भी क्या होगा, सॉल्वेशन होगा, और वो सॉल्वेशन एनर्जी जनरेट करेगा, एनर्जी रिलीज होगा। अगर इनके सॉल्वेशन के कारण या इनके सॉल्वेशन के कारण, दोनों के मिलाकर, दोनों के सॉल्वेशन के कारण निकलने वाला एनर्जी इतना हो जाए कि ये बॉन्ड को तोड़ सके, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आया? तो अब हम वापस अपने पहले लाइन पर आते हैं कि अगर कहीं पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन करवाना हो तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन के लिए जो एनर्जी आता है वो कहां से आता है, सॉल्वेशन के द्वारा आता है। अरे बेटा, सॉल्वेशन के द्वारा एनर्जी ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, सॉल्वेशन में एनर्जी ज्यादा से ज्यादा निकले, उसके लिए सॉल्वेंट कैसा लेना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा पोलर लेना चाहोगे कि कम पोलर लेना चाहोगे? तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन फेवर होता है किसके द्वारा, पोलर सॉल्वेंट के द्वारा। ये फेवर होता है किसके द्वारा, पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा हेट्रोलिसिस उतना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अरे बेटा, एटमों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना हेट्रोलिसिस के लिए अच्छा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस कम होना हेट्रोलिसिस के लिए अच्छा है? हाँ हाँ, तो हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो हेट्रोलिसिस को फेवर करता है। हायर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो एटमों के बीच में तो हेट्रोलिसिस ज्यादा आसानी से होता है। एक बात सुनोगे, मजबूरी है, सुनवे करोगे ना, कैसे कान थोड़े बंद कर लोगे, बोलेंगे तो सुनना ही पड़ेगा। ये लाइन जब बताते हैं तो बहुत से बच्चे अपने मन में एक एजम्पशन, एक मन में, अपने मन में बात सोच लेते हैं। क्या चीज, कि अगर कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो ही नहीं तो हेट्रोलिसिस नहीं हो सकता। हम हालांकि ये चीज नहीं बोले हैं, हम बोले हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो बात अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचने लगना कि जिनमें इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, इस बॉन्ड के कारण यहां चार्ज, दोनों जगह चार्ज क्या है, 0-0 है, ठीक है। इसको अगर डुबा दोगे तो नहीं होगा हेट्रोलिसिस। लेकिन अगर कहीं पर ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमको हेट्रोलिसिस करवाना है तो ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकते हैं, कुछ कैटलिस्ट के मदद से करवा लेते हैं। जैसे इसमें हेट्रोलिसिस करवाना है तो इनके साथ लुइस एसिड मिला दो, इनके साथ क्या मिला दो, लुइस एसिड मिला दो। लुइस एसिड कहने का मतलब क्या चीज, जो लोन पेयर लेने में इंटरेस्टेड हो, जो लोन पेयर क्या करने में, अरे बेटा इनके पास ढेर सारा क्या है, लोन पेयर है, कोई लुइस एसिड आएगा और इनका लोन पेयर ले जाएगा। हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आप बनाइएगा तो लेने वाले पे माइनस, देने वाले पर कैसा चार्ज, प्लस, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते ही अब इनका क्या होने लगेगा, सॉल्वेशन। अब वो सॉल्वेशन के कारण एनर्जी जनरेट होगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तो खुद ब खुद हेट्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं भी है तो भी वहां पर हेट्रोलिसिस करवाया जा सकता है। इतना बात समझ गए थे सभी लोग, पक्का पक्का पक्का। हम आगे बढ़े यहां से, तो हम लोग इससे आगे का चर्चा, बॉन्ड फिशन से आगे का चर्चा करते हैं अगले लेक्चर में। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।